तो हेलो एवरीवन, और हमारा आज का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का हमने सारे टॉपिक्स पूरे अच्छे से डिफाइन किया, और मैं बहुत कोशिश की कि इतने इजी में बता पाऊँ करके। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर्स का, जो वंशागति और विविधता के सिद्धांत पढ़ते थे उसमें से। तो सारे टॉपिक्स को मैंने एक नोट्स टाइप का ही बना बना के रिप्रेजेंट किया था। आई होप आपको एक नोट्स पूरा बन गया होगा। ये भी मैंने पूरा थ्योरी लिख डाला इसमें, कुछ भी करके आप लोग को फिर से नोट्स बनाने की दिक्कत ना हो करके। तो आज का हमारा इस लास्ट टॉपिक को देखेंगे, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरा चीज हम जेनेटिक पढ़ने के बाद ये एक ऐसा है जो वाकई में यूजफुल है। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है वंशावली विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। अब ये होता क्या है और इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है हमारे जेनेटिक में, वो हम देखते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स और डिसीज इन फैमिली। हाँ, तो इस लाइन्स का मतलब ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, मतलब एक जांच करते हैं, पता लगाते हैं किसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक, मतलब किसी वंशागति होने वाले कुछ विशेष प्रकार के लक्षण, जेनेटिक लक्षण, जेनेटिक ट्रेट्स और डिसीज, बड़ा मतलब विशेष प्रकार का आनुवंशिक लक्षण या फिर डिसीज का पता लगाते हैं, डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स का। ठीक है। हम इस प्रोसेस के थ्रू ये पता लगाते हैं कि किसी वंश में, किसी वंशागत में एक ऐसा पैटर्न का पता लगाते हैं कि विशेष प्रकार के आनुवंशिक लक्षण या विशेष प्रकार के आनुवंशिक डिसीज किसी को हुआ था या होने वाला है। इस चीज का हम एग्जामिन करते हैं। जो किसी एक वंश में किसी भी को अगर हुआ होगा, या उसके नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में किसी को अगर इस पैटर्न के थ्रू हम पता करते हैं कि किसको हुआ था, किस में विशेष प्रकार का लक्षण था, किसी को डिसीज था, डिसऑर्डर था, उसको हम इससे पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन बोलता है। इसको और लिखा है, इसको हम संकेत से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको कुछ थ्योरेटिकल वो नहीं करते हम, एक संकेत बनाते हैं। जैसे यहाँ मैं ये बनाया हूँ, ठीक है, एक ऐसा संकेत बनाते हैं, इसको संकेत से प्रदर्शित करते हैं, वो उसी को बोल रहे हैं, एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जिससे क्या होता है, हमको एक पेडिग्री चार्ट मिलता है या फिर एक वंश वृक्ष, फैमिली ट्री मिलता है। इसको अगर हम एक बनाएंगे, जनरेशन के लिए, एक वंश के लिए बनाएंगे, एक फैमिली के लिए बनाएंगे, तो एक चार्ट तैयार होता है, एक वृक्ष तैयार होता है, उसी को बोल रहे हैं पेडिग्री चार्ट या फिर वंश वृक्ष। ठीक है। आप बना के देखेंगे, इसका अगर इस तरह से होता है तो उनके बच्चे में किस तरह से क्या दिखे, फिर उनके आने वाले बच्चे में, तो एक एक चार्ट टाइप का बनता है, एक ट्री टाइप का बनता है, उसी को बोला है वंश वृक्ष या फिर पेडिग्री चार्ट। ठीक है। उसके बाद है मटर या अन्य जीवों की तरह मनुष्य। हाँ, अब ये क्यों कि भाई हम तो मटर में बहुत आसानी से कर लिए थे, बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर लिए थे, बहुत सारी स्टडी कर लिए थे, बहुत स्पेशल कैरेक्टर उस पे डिसीज का पता लगा लिए थे। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि मटर जो था वो कुछ ही जनरेशन का, कुछ पीढ़ी का पौधा था। बाकी अगर कोई साइंटिस्ट इंसान में इस तरह से करते हैं जैसे मटर मटर में करते थे, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा। एक वंश को पूरा होने में, इंसान के एक जनरेशन को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, तब तक कोई साइंटिस्ट तो रुक नहीं पाएगा ना, उसकी रिसर्च करते था। तो उसको इस तरह से पता करते हैं, इस प्रोसेस से पता करते हैं, उसी को बताया गया है कि मटर या अन्य जीवों की तरह मनुष्य में आनुवांशिक जो लक्षण रहते हैं, जेनेटिक जो ट्रेड रहते हैं, उनका अध्ययन करना असंभव है। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को यूज किया गया। इससे किसी भी जनरेशन में वंश की असामान्यता या आनुवांशिक रोगों की पहचान और वंशागति का पता चलता है। इसमें उसी को बोला जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की जनरेशन, मतलब कोई भी जनरेशन में अगर किसी भी संतान या फिर जन्म में असमानता असमानता आ जाती है, चाहे कोई भी जेनेटिक डिसीज आ जाती है, उनका इसमें पता लगाया जाता है। ठीक है। अब ये उपयोग क्यों है, क्योंकि किसी भी संस्थानों में उत्तराधिकार के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है, विशेष रूप से आनुवंशिक। हाँ, इसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू पता लग सकता है कि अगर उनके पेरेंट्स में कुछ है, या फिर उनके संतान में जाने वाली
तो उसको इस प्रोसेस से पता लगा सकते हैं कि किसी संतान में उत्तराधिकार के जोखिम का पूर्वानुमान, मतलब पहले से पता लगा सकते हैं हम। इस प्रोसेस का अगर हम चार्ट बना के देखेंगे तो उसके आने वाले संतान या फिर उनके पेरेंट्स में क्या थे या फिर हो सकते हैं उनके संतान में, इसका अगर हम चार्ट के थ्रू पता लगाएंगे तो पता चल जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि उनके संतान में कुछ जोखिम लक्षण कैरेक्टर्स होंगे क्या, उनका पूर्वानुमान, मतलब पहले ही अनुमान लगा सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। इसको बोला जा रहा है विशेष कर क्या, आनुवंशिक विकार का, जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उनका पता हम लगा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। यह निर्धारित करता है कि कोई लक्षण प्रभावी अप्रभावी या लिंग संबंधी या जटिल वंशागति है। इस प्रोसेस के थ्रू जब हम डिसीज डिसऑर्डर का पता लगा रहे हैं तो उससे ये भी पता चल सकता है कि वो एक प्रभावी है, अप्रभावी है, कि लिंग संबंधी है। ठीक है, कि कोई जोखिम जटिल कोई डिसऑर्डर या डिसीज है, उसको इस प्रोसेस से पता लगा सकते हैं। इसे समझने पे विवाह और पारिवारिक नियोजन के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। इससे ये पता चलता है, हम इस चार्ट को अगर बना के देखेंगे किसी फैमिलीज का, तो पता चलता है कि किनका विवाह किनके साथ होना चाहिए कि आने वाली संतति जो है वो कोई भी डिसऑर्डर डिसीज से थोड़ा सा बच सके, मतलब एकदम जोखिम जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना हो पाए। इससे ये पता चलता है, इस चार्ट को हम बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि किनका किनके साथ होना चाहिए विवाह। ठीक है, तो ये उनका पता चलता है। पारिवारिक वंशावली या वंश का पता लगाया जा सकता है, जिससे परिवार के इतिहास के बारे में पूरा जी उसी को बोला जा रहा है कि पारिवारिक वंशावली व वंश का पता लगाने से क्या है, एक उनके वंश का इतिहास का पता चल जाएगा, उनके परिवार के इतिहास का पता चल जाता है इससे। ठीक है, तो मेनली ये क्या है, एक वंश के जो भी विशेषकर लक्षण या फिर डिसीज डिसऑर्डर्स रहते हैं उनका पता लगाने में ये मदद करते हैं, जिनसे हम अवेयर हो सके कि हमको किस तरह के निर्णय लेने हैं, किस तरह के लोगों के साथ उनका जेनेटिक संबंध जो है वो हो सके, ताकि आने वाली जो संतति है वो ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर ना रहे। इनसे ही पता लगाते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है, कौन कौन से चिन्ह किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें नर के लिए इस तरह के, मतलब वर्ग के समान जो रहता है उसका यूज किया जाता है, किसके लिए, नर के लिए। और जो गोल राउंड शेप रहता है उसके लिए मादा का यूज किया जाता है। ठीक है, मादा के लिए राउंड शेप यूज किया जाता है। और इस स्क्वायर को उल्टा करने पे, मतलब सीधा कर देने से ये स्टेप्स के शेप में दिखते हैं। उनका मतलब उनको ये लिखा जाता है कि उनके लिंग का उल्लेख नहीं, मतलब पता नहीं लगता कि ये मेल है फीमेल है। ठीक है, उनके सेक्स का पता नहीं लगता कि मेल है कि फीमेल है, उनको इस तरह से सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और पूरे में अगर कलर्स हो, पूरे में कलर भरे हुए हों, तब उनसे ये पता चलता है कि वो एक डिजीज डिसऑर्डर से क्या है, ग्रसित है, एक प्रभावित व्यक्ति है, प्रभावित व्यक्ति है। ठीक है, इन्हीं डिसीज डिसऑर्डर को प्रदर्शित करते हैं। अगर वो हाफ भरे हों, वो कलर जो है हाफ भरे हों, जैसे आधा दोनों में भरे हुए हैं, तो वो पता चलता है कि वो जो है वो वाहक है। ठीक है, जो रोग को पहुंचा सकता है। ठीक है, रोग से ग्रसित और वाहक में सिर्फ इतना डिफरेंशिएशन होता है कि रोग ग्रसित मतलब वो रोगी है, उनको हो चुका है जो डिसीज डिसऑर्डर था वो, बट जो वाहक रहते हैं वो उनको होता नहीं है। वाहक जो रहते हैं उनको वो डिसीज होता नहीं है, लेकिन वो प्रभावी नहीं होता, मतलब वो पहुंचाने का काम करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो वाहक का कार्य करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से नहीं होता, सिर्फ एक प्रकार से पहुंचाने के लिए कैरियर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं। अगर दोनों मेल और फीमेल, फीमेल के लिए तो ये फीमेल, अगर दोनों के बीच एक लाइन है तो वो निषेचन को प्रदर्शित करता है कि मेल फीमेल के बीच निषेचन हुआ, मैथ्यून हुआ है। ठीक है, अगर दो लाइन है तो ये पता चलता है कि वो एक संबंधित व्यक्ति, मतलब रिश्तेदारी में के बीच क्या है, समरक्त मैथुन, मतलब उनके बीच निषेचन हुआ है, मतलब एक रिश्तेदारी के बीच संबंधित पास वाले रिश्तेदार के बीच का ये प्रदर्शित करता है। इस टेक्स्ट को तो क्या पता चलता है, ये ऊपर के जो है वो पेरेंट्स है और नीचे के जो है वो क्या, चाइल्ड है उनके। ठीक है, जनक और ये संतति। ठीक है, इस टाइप के अगर वृक्ष बनते जाए तो वो पता चलता है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के, मतलब पेरेंट्स से वो चाइल्ड की थ्रू इंडिकेट करते हैं। उसके बाद इससे ये पता चलता है कि पेरेंट्स के बाद जो चाइल्ड हुए हैं, जो बच्चे हुए हैं, और डिब्बा है इसलिए मतलब वर्ग के समान जो रहता है, मतलब मेल, नर। ठीक है, तो उनके नर शिशु का प्रभावित, मतलब वो पूरे कलर्स है इसलिए क्या है, वो प्रभावित है, डिसीज है मतलब रोगग्रस्त है, उसी को ये प्रदर्शित कर रहा है कि उनके जो बच्चे हैं, नर बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं वो रोग ग्रसित है।
अगर इस टाइप के हो तो पता चलता है कि 5 प्रभावहीन संतति है, उनके 5 बच्चे हैं जो कि प्रभावहीन है, मतलब रोग से ग्रसित नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ट जो बनेगा उससे आप ये देख के डिटरमाइन कर सकते हो कि उनके बच्चे रोग ग्रसित है, कि रोग मुक्त है, कि वाहक है, ये उनसे पता लग जाएगा। आप किसी भी एक चार्ट को उठा के देखिएगा, वंशावली विश्लेषण में एक चार्ट बना होगा आपके चैप्टर्स में, तो आप उसमें से उठा के देखिएगा कि उनके जनरेशन में एक चार्ट बनते जा रहा है, एक वंश का वृक्ष बनते जा रहा है, तो किन किस टाइप से उसके संतान बनते जा रहे हैं, फिर किनका विवाह किनके साथ हो रहा है, तब फिर क्या आ रहे हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन में, वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये इतना छोटा सा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो हमारा आज का ये पूरा जो चैप्टर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब कोई भी इस चैप्टर के टॉपिक में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो बार बार देख सकते हैं। फिलहाल ठीक है, थैंक यू वेरी मच।